हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अनटचेबल स्प्रिंग रिटन बाय जी कल्याण राव। इसका वीडियो जो मतलब समरी जो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आप चाहे तो पहले उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी रिटन समरी। द नॉवल अनटचेबल स्प्रिंग इज रिटन बाय जी कल्याण राव. He is a novelist, short story writer, essayist, and a playwright. He is of a Dalit community and an active member of a Virsam, the Revolutionary Writers Association. He writes in Telugu language. His important works include Achyut Vasanta, Inside the Last Man, Vamana Veerabrahma, Sanwad, etc. यहाँ पे कुछ प्रोनाउंसिएशंस गलत हो सकते हैं मेरे, क्योंकि ये जो है ये तेलुगु राइटर है, तेलुगु लैंग्वेज में लिखते हैं। और आज जो हम नॉवल डिस्कस करने वाले हैं अनटचेबल स्प्रिंग, ये भी तेलुगु लैंग्वेज में लिखा गया था अच्युत वसंत के नाम से। इसे ट्रांसलेट किया गया था अच्युत वसंत के नाम से। अनटचेबल मतलब अच्युत और स्प्रिंग मतलब वसंत। सो लेट्स बिगिन। द प्रेजेंट नॉवल वॉज ओरिजिनली रिटन इन तेलुगु एज अंतारानी वसंतम, और हिंदी में इसे अच्युत वसंत कहा गया है। It was published in 2000. Later, it was translated in English as Untouchable Spring by Aladi Uma and Sridhar in 2010. तो ये जो ये ट्रांसलेटेड वर्जन है, इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो कि अलादी उमा और श्रीधर ने लिखा था। इट इज़ अ मेमोरी टेक्स्ट एज इट इज़ प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ अ मेमोरीज ऑफ वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द नॉवल। ये जो नॉवल है इसे मेमोरी टेक्स्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें का जो एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो अपनी मेमोरीज में जो कुछ भी याद करता है वो जो है इस नॉवल का प्लॉट बनाता है। It records the lived experience and struggle of a Telugu Dalits and Dalit Christians in history from colonial tribes, from colonial times to the present. अब ये जो नॉवेल है ये हमें बताता है कि ये जो लिव्ड एक्सपीरियंस थे, मतलब जो उन्होंने अनुभव लिए थे अपने जीवन में, और जो कुछ भी संघर्ष किया था तेलुगु लोगों ने, तेलुगु दलित्स ने और दलित क्रिश्चियंस ने। अभी तेलुगु दलित्स और दलित क्रिश्चियंस क्या है, तो अनटचेबल्स लोगों ने जो है वो क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था इस उम्मीद में कि शायद उनकी सिचुएशन जो है वो सोसाइटी में अच्छी होगी। तो उन लोगों के साथ में क्या हुआ राइट फ्रॉम द कॉलोनियल टाइम्स आज तक, वो सब इस नॉवल में हमें देखने को मिलता है। इट इज़ अ सैगा ऑफ एंडलेस स्ट्रगल ऑफ अनटचेबल्स। ये नॉवल जो एक सैगा है, गाथा है, एंडलेस, कभी ना खत्म होने वाले संघर्ष की इन अछूत लोगों की। इट थ्रोज लाइट ऑन द इल ट्रीटमेंट गिवन टू अनटचेबल्स बाय द अपर कास्ट पीपल। ये नॉवल जो ये हमें बताता है कि कैसे जो है उच्च जाति के लोग जो है वो इन लोगों के साथ में बुरा व्यवहार करते थे। इट शोज़ हाउ अपर कास्ट यूज कास्ट एज अ वेपन टू एक्सप्लॉयट द लोअर कास्ट। ये नॉवल हमें बताता है कि कैसे जो है अपर कास्ट के लोग जो है वो जाति को एक वेपन, हथियार बनाकर इन लोगों के साथ में अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे। इट डिपिक्ट्स द प्रोग्रेसिव जर्नी ऑफ 7 generations. द नॉवल पुट्स फोर द लाइव्स ऑफ अ मडिगा एंड माला कास्ट। अब इसमें हमें 7 generations देखने को मिलती है, और ये जो नॉवल है ये हमारे सामने रखता है उन लोगों की ज़िंदगी जो मडिगा और माला कास्ट को बिलोंग करते थे। अब ये मडिगा माला को जो है वो अनटचेबल्स या लोअर कास्ट समझी जाती थी। In prehistoric era based on occupation, there was the four-fold वर्ना सिस्टम। अब पहले जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था उसमें क्या था कि जाति की जो वर्ण की जो है वो 4 भेद थे, और वो बनाए जाते थे आपके प्रोफेशन के आधार पर। आप क्या काम करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको उस वर्ण सिस्टम में जो है वो रखा जाता था। दे आर ब्राह्मीन्स, क्षत्रियज, वैश्याज एंड शूद्राज, एंड एन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कॉल्ड अनटचेबल्स फॉल आउटसाइड दिस स्ट्रक्चर। अब 4 वर्ण का जो स्ट्रक्चर था जिसमें ब्राह्मीण थे, क्षत्रियस थे, वैश्यास थे, शूद्रास थे, ये सब जो वर्ण सिस्टम था ये ऑक्यूपेशन बेस्ड था। लेकिन एक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी थी जिन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था, जो इस स्ट्रक्चर में नहीं बैठते थे। महात्मा फुले वॉज द फर्स्ट वन टू यूज द वर्ड दलित फॉर अनटचेबल्स। इट मीन्स अ ब्रोकन इंडिविजुअल। महात्मा फुले जो है वो पहले इंडिविजुअल थे जिन्होंने इस वर्ड को यूज़ किया था अनटचेबल को, और इसका मतलब होता है ब्रोकन इंडिविजुअल। अ ब्रोकन इंडिविजुअल मीन्स द वन हु हैज़ नॉट डेवलप्ड फुल्ली physically or mentally, or we can say on the basis of education or social। तो ये हर एस्पेक्ट से जो इंडिविजुअल नहीं डेवलप हुआ है उसे ब्रोकन इंडिविजुअल या फिर अनटचेबल कहा जाता था। द नॉवल इज सेट इन द सदर्न इंडियन डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। मोस्ट ऑफ द इवेंट्स ऑफ द नॉवल टुक प्लेस इन यन्नल्ला डिनी, अ स्मॉल विलेज क्लोज टू ओंगोले इन आंध्र प्रदेश। अब ये जो है इसका जो सेटिंग जो इस नॉवल का यन्नल्ला डिनी है, आंध्र प्रदेश में का एक डिस्ट्रिक्ट है। द विलेज यन्नल्ला
सॉरी ये एक विलेज है और उसमें का जो डिस्ट्रिक्ट है ये ओंगले है। द विलेज येनालाडिनी कंसिस्ट ऑफ 3 एरियाज, ओरू, मालापल्ली एंड माडिकापल्ली, वेयर लिव अपर कास्ट मालाज एंड माडिगाज रिस्पेक्टिवली। अब ये जो येनालाडिनी ये विलेज था, यहाँ पे 3 एरियाज थे। पहले का नाम था ओरू, मालापल्ली एंड माडिकापल्ली। अब ये 3 एरिया थे, ओरू, मालापल्ली और माडिकापल्ली। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर अपर कास्ट के लोग रहते थे और जो मालाज और माडिगास थे रिस्पेक्टिवली, ये जो अपर कास्ट लोग थे यहाँ पर रहते थे। द नॉवल बिगिंस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द नॉवल हुज नेम इज रूथ। इस नॉवल की प्रोटैगोनिस्ट, नैरेटर या जिसकी मेमोरीज हमें यहाँ पढ़ने को मिलती है वो है रूथ। शी इज़ अ सेलिब्रेटेड ऑथर ऑफ अ बुक्स एंड द नैरेटर ऑफ द नॉवल। वो एक राइटर है और उसने काफ़ी सारी बुक्स लिखी है। शी रिकाउंट्स द इवेंट्स ऑफ हर हस्बैंड्स एंसेस्टर्स। वो हमें अपनी यादें शेयर करती है हमारे साथ में, अपने पति के एंसेस्टर्स की, मतलब उसके हस्बैंड के दादा परदादा जो है उनके बारे में वो बताती है। हर हस्बैंड रूबेन हैज़ रिसेंटली डेड। उसका पति रूबेन जो है उसकी अभी अभी मौत हुई है। हिज ग्रैंड फादर येलन्ना, सन ऑफ अ यारान कड़ू, वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट। अब ये जो येलन्ना है ग्रैंड फादर किसके, रूबेन के ग्रैंड फादर जो है येलन्ना, ये थे यारन कड़ू के बेटे जो कि एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट थे येलन्ना। यरन कड़ू हैड नो लव फॉर हिज सन येलन्ना। लेकिन ये यरन कड़ू को जो है वो येलन्ना कुछ खासा पसंद नहीं था। बट यरन कड़ूज सिस्टर भूदेवी टू ग्रेट केयर ऑफ हिम। लेकिन ये जो भूदेवी थी ये अपने भाई के बेटे येलन्ना की अच्छे से देखभाल करती थी। शी इंस्टिल्ड द लव ऑफ आर्ट इन हिम। ये भूदेवी ही थी जिसने येलन्ना में जो है वो आर्ट के प्रति, मतलब कला के प्रति जो है वो प्रेम जो है वो डेवलप किया था। शी यूज टू टेक हिम टू वॉच द लेट नाइट परफॉर्मेंसेस। वो उसे अक्सर रात में, देर रात में होने वाले जो नाटक होते थे उन्हें देखने के लिए लेके जाती थी। वंस येलन्ना वेंट इन द एरिना ऑफ अपर कास्ट वेयर ही वॉज नॉट सपोज टू एंटर। एक बार ऐसे ही एक नाटक चल रहा होता है जहाँ पर पार्टीशन किया गया रहता है, मतलब अपर कास्ट लोगों के बैठने की अलग जगह होती है। येलन्ना वहाँ पे चला जाता है बिकॉज ही वॉज अ चाइल्ड एंड ही डिड नॉट अंडरस्टैंड कि उसने वहाँ नहीं जाना चाहिए। ही वॉज लैश्ड विथ पाम फ्रॉन्ट्स एंड वॉज मर्सिलेसली बिटन अप। उसे जो पाम के जो फ्रॉन्ट्स होते हैं उससे उसे पीटा जाता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है। दैट ही रियलाइज द क्रुएल्टी ऑफ द अपर कास्ट, दैट ही रियलाइज, उसे इस तरीके से मारा जाता है कि उसे समझ में आता है कि ये जो अपर कास्ट लोग हैं ये कितनी क्रुएल है। ही समहाउ सेव्ड हिमसेल्फ एंड मेट नगन्ना जो कि सन ऑफ नारीगढ़ था एंड वॉज अ स्किल डांसर। अब कैसे तो भी ये भागते हुए जो है येलन्ना जाता है और इसकी मुलाकात होती है नगन्ना से जो कि नारीगाड़ू का बेटा था और वो एक बहुत ही स्किलफुल डांसर था। हिज फादर नारीगाड़ू वॉज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड वॉज मर्डर्ड ब्रूटली। अब ये नगन्ना के जो पिता थे नारीगाड़ू, ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। उनका जो है वो मर्डर कर दिया जाता है बहुत ही ब्रूटली। नगन्ना लर्नड अबाउट येलन्ना एंड डिसाइडेड टू टीच हिम डांस एंड सिंग। अब ये नगन्ना जो है ये जब येलन्ना के बारे में सुनता है तो वो डिसाइड करता है कि वो उससे डांस करना सिखाएगा, गाना सिखाएगा। येलन्ना एंड नगन्ना वेर सपोज टू बो। अब जब ये नगन्ना इसको सिखा देता है एंड व्हेन दे परफॉर्म टुगेदर, तो येलन्ना एंड नगन्ना वेर सपोज टू बो बिफोर अपर कास्ट पीपल बिफोर बिगिनिंग देयर परफॉर्मेंस। अब जब येलन्ना नगन्ना से सीख जाता है और ये दोनों मिलकर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर ये एक्सपेक्टेड होता है उनसे कि एज अ परफॉर्मर उन्होंने सबसे पहले झुकना चाहिए अपर कास्ट लोगों के सामने और बाद में अपना परफॉर्मेंस शुरू करना चाहिए, ऐसा रिवाज होता है। दे फॉलोड द कस्टम बट दे बोड बिफोर देयर पीपल टू। तो ये दोनों जो येलन्ना और नगन्ना गुरु शिष्य ये ऐसा ही करते हैं, कस्टम के अकॉर्डिंग, रिवाज के अकॉर्डिंग वो झुकते हैं उन अपर कास्ट लोगों के सामने, लेकिन वो अपने जाति के लोगों के सामने भी आदर में झुकते हैं। इट वॉज इंसल्टिंग फॉर द अपर कास्ट सो दे डिसाइडेड टू टीच देम अ लेसन। अब अपर कास्ट लोगों को ये अपनी इंसल्ट लगती है, अपना अपमान लगता है कि अनटचेबल्स लोगों के सामने भी ये झुक रहे हैं, मतलब इनको जो है वो अपर कास्ट के लोगों के बराबर लाया जा रहा है, तो उन्हें इंसल्टिंग लगता है। वो डिसाइड करते हैं कि वो येलन्ना और नगन्ना को जो है वो एक लेसन सिखाएगी, मतलब उन्हें पाठ पढ़ाएगी। अच्छा, फिर नगन्ना एंड येलन्ना इंस्टेड ऑफ सैक्रिफाइसिंग देयर सेल्फ रिस्पेक्ट अवॉइडेड टू परफॉर्म। नगन्ना कुडंट बियर द स्ट्रेस एंड डाइड।
अब जब ये लोग उनको अपर कास्ट लोग जो है वो उनको प्रेशराइज करते हैं कि वो ये रिवाज को फॉलो करें और नेक्स्ट टाइम से जो है वो उनके लोगों के सामने वो ना करे, तो नगन्ना और येलन्ना डिसाइड करते हैं कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो दाव पे लगाने से अच्छा है कि हम परफॉर्म ही नहीं करते। और नगन्ना को जो है ये बेइज्जती जो है वो बर्दाश्त नहीं होती है और वो उस स्ट्रेस में जो उसकी डेथ हो जाती है। येलन्ना नाउ मैरिड टू सुभद्रा डॉटर ऑफ पितोड्डू। अब येलन्ना की शादी हो जाती है सुभद्रा नाम की लड़की से जो कि पितोड्डू की बेटी होती है। दे हैड अ सन सिवैया। अब इस येलन्ना और सुभद्रा का बेटा होता है सिवैया। आफ्टर मैरिज मोस्ट ऑफ द टाइम येलन्ना लिव्ड आउट ऑफ अ येलन्ना डीनी। अब येलन्ना जो है वो शादी होने के बाद में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो येलन्ना डीनी मतलब अपने गांव से बाहर रहता है। ही यूज टू रोम सिंगिंग एंड डांसिंग। वो घूमते रहता है, डांस सिंगिंग और डांसिंग करते रहते, परफॉर्म करते रहते। वंस देयर वॉज अ सीवियर ड्रॉट इन द विलेज। एक बार क्या होता है कि गांव में बहुत ज़्यादा ड्रॉट पड़ जाता है, पानी की कमी हो जाती है। मेनी पीपल डाइड इन इट और काफ़ी सारे लोग जो है वो इसमें मर जाते हैं। सिवैया विथ हिज वाइफ शशिरेखा लेफ्ट द विलेज आफ्टर हिज पेरेंट्स डेथ। सिवैया जो है वो अपनी वाइफ जो है शशिरेखा, और सिवैया की भी शादी हो जाती है शशिरेखा के साथ में, तो वो अपनी वाइफ को लेकर जो है वो विलेज को छोड़ देता है क्योंकि सुभद्रा और येलन्ना की भी डेथ हो जाती है। दे वर इन सर्च ऑफ वर्क। अब ये जो सिवैया और शशिरेखा होते हैं ये काम की तलाश में होते हैं। सिवैया रीच्ड बंकिंगहैम कैनल और ये सिवैया जो है बंकिंगहैम कैनल तक पहुंच जाता है जहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। बट द वर्कर्स डिड नॉट अलाउ अनटचेबल्स टू वर्क विद देम। लेकिन वहाँ पे के वर्कर्स जो है वो अलाउ नहीं करते कि दलित जो है वो उनके साथ में काम करें। दोज वर्कर्स चेस्ड सिवैया एंड थ्रू स्टोन्स एट हिम। इसलिए ये जो वर्कर्स होते हैं ये सिवैया का पीछा करते हैं और उसकी तरफ पत्थर फेंकते हैं। ही वॉज डिप्रेस्ड एंड हेल्पलेस। सिवैया को बहुत बुरा लगता है, वो निराश हो जाता है और असहाय महसूस करता है। देर ही मेट अ बाई स्टैंडर नेम मार्टिन। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक बाई स्टैंडर से जो राहगीर वहाँ पे होता है, उसका नाम होता है मार्टिन। हिज रियल नेम वॉज चिनोडू। ही हैड एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी एंड बिकेम मार्टिन। उसका नाम एक्चुअली चिनोडू होता है मार्टिन का, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी को अपनाता है और उसका नाम बदलकर मार्टिन हो जाता है। ही टुक सिवैया एंड शशिरेखा एट हिज होम इन वालास्पाडू। वो इस कपल को सिवैया और शशिरेखा को लेकर अपने घर चला जाता है। मार्टिन रीनेम्ड सिमैया एज साइमन एंड टॉट हिम क्रिश्चियनिटी। आफ्टर सम टाइम शशिरेखा गेव बर्थ टू हर सन रूबेन। अब सिवैया जो है वो साइमन बन जाता है, क्रिश्चियनिटी को अपना लेता है। और ये जो शशिरेखा और साइमन का एक बेटा होता है जिसका नाम वो रखते हैं रूबेन। Martin won a case against an upper caste man. It was a case of a disputable land. The upper caste people couldn't accept the court's verdict and decided to kill Martin on the eve of Christmas Day. इधर वालास्पाडू में मार्टिन का जो है वो केस चल रहा होता है, एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर विवादित जगह होती है ये, और ये विवाद होता है मार्टिन और अपर कास्ट फैमिली के बीच में, जिसमें जो कोर्ट जो है वो निर्णय देता है अपर कास्ट लोगों के अगेंस्ट में, मतलब वो ज़मीन जो मार्टिन को मिल जाती है, जिसकी वजह से अपर कास्ट लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वो डिसाइड करते कि वो मार्टिन की हत्या कर देंगे क्रिसमस डे के शाम में ही। They assassinated him ruthlessly and beat Simon horribly. Simon took Martin's dead body on his shoulder and reached Valaspadu at Martin's home. अब जब इस मार्टिन को बहुत बुरी तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है तो साइमन को भी बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं। इसके बाद में साइमन जो मार्टिन की डेड बॉडी को अपने कंधों पर उठाता है और उसके गांव वालास्पडू चला जाता है जहाँ पे मार्टिन का घर होता है। देयर ही सॉ दैट हिज पीपल बीइंग चेस्ड बाय अपर कास्ट। Martin's and Sivayya's wives were already killed. Sivayya saw his son Ruben alive. अब जैसे ही साइमन उस मार्टिन की डेड बॉडी लेकर वालास्पाडू पहुंचता है उसके घर, वो देखता है कि उसके जो लोग हैं अनटचेबल्स लोग हैं उनके पीछे ये अपर कास्ट लोग लगे हैं और उन्हें मार रहे हैं। और वो देखता है कि मार्टिन और सिवैया मतलब शशिरेखा इन सब की मौत हो चुकी है। तो सिवैया को सिर्फ अपना बेटा जो है वो जिंदा मिलता है रूबेन। वो उसे उठाता है, पिक्ड अप द चाइल्ड एंड फ्लेड अवे, वहाँ से भाग जाता है। ही हैंडेड ओवर द चाइल्ड टू एन ओल्ड मैन नेम्ड जेकब टू एडमिट हिम इन एन ऑर्फनेज। वो जेकब नाम के एक ओल्ड बंदे को, बूढ़े बंदे को जो है वो अपने बेटे को सौंप देता है और कहता है कि इसे एक अनाथ आश्रम में जो है वो आप डाल दीजिए। इट वॉज जेकब हु रिवील्स द पेरेंट्स नेम टू रूबेन। जब रूबेन बड़ा होता है तो जेकब जो उसे बताते हैं कि उसके पेरेंट्स का नाम क्या था। रूबेन बिकेम अ प्रीचर एट द हॉस्पिटल।
रूबेन जिसने क्रिश्चियनिटी की स्टडी की होती है वो एक हॉस्पिटल में प्रीचर बन जाता है, प्रवचन देता है, सिखाता है। इट वॉज हिज डेली रूटीन टू कीप अ डायरी। वो रोज़ एक डायरी मेंटेन करता है। रूबेन गॉट मैरिड टू रुथ, डॉटर ऑफ फ्रांसिस, हु वॉज अ केयर टेकर एट द ऑर्फनेज। अब जिस ऑर्फनेज में ये रूबेन रहता है वहाँ पे का एक केयर टेकर होता है जिसका नाम होता है फ्रांसिस, और इसकी बेटी का नाम होता है रुथ, जो कि हमारे नॉवल की नरेटर है। रुथ आफ्टर हर हस्बैंड रूबेन्स डेथ ओपन हिज डायरी। अब रुथ जो है वो अपने हस्बैंड के डेथ के बाद में उसकी डायरी ओपन करती है। द ऑडियंस केम टू नो दैट इट टुक 4 to 5 years टू रूबेन टू नो फुल्ली अबाउट द हिस्ट्री ऑफ हिज फैमिली। It was Christmas Day when Simon left Reuben to the hands of a Jacob and Simon went again to Valaspadu. अब ऑडियंस जो है उसको पता चलता है जैसे ही रुथ वो रूबेन की डायरी पढ़ती है कि रूबेन को जो 4 से 5 साल लगे थे अपनी फैमिली की पूरी हिस्ट्री जानने के लिए, अतीत जानने के लिए, और उसे ये पता चलता है कि उसे पिताजी जो है वो उसे क्रिसमस डे के दिन शाम के वक्त जेकब के पास में छोड़ के चले जाते हैं और वो खुद जो है वो वालास्पाडू चले जाते हैं। आफ्टर मैरिज रूबेन एंड रुथ शिफ्टेड टू येनेला डिनी एंड बिल्ट अ हाउस। इसके बाद में रूबेन और रुथ जो है वो शादी कर लेते हैं और वापस येनेला डिनी, मतलब जो उनका एंसेस्ट्रल गांव होता है, वहाँ जाते हैं। वहाँ पर वो एक घर बनाते हैं। दे हैड 2 children, इमैनुअल एंड रोजी। उनके 2 बच्चे होते हैं, इमैनुअल और रोजी। इन इमैनुअल एंड मैरी सुआर्टा's wedding, Ruben's old friend Ramanujan came unexpectedly. Ramanujan was an educated man. Ruben learned about Harijan Seva Sangam, founded by Mahatma Gandhi in 1932. Its purpose was to eradicate untouchability. Ruben and Ruth had the word Harijan as it makes untouchables feel more depressed. अब इस रूबेन और रुथ के बेटी की शादी में जो है उसका पुराना फ्रेंड आ जाता है रामानुजन, और वही जो है वो बताता है कि महात्मा गांधी जी ने जो है वो अनटचेबल्स के लिए हरिजन सेवा संघ जो है वो फॉर्म किया है। अब ये जो हरिजन वर्ड होता है इससे इन रूबेन और रुथ को बहुत ही बुरा लगता है। दे जस्ट हेट द वर्ड, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो वर्ड है ये उनको और ज़्यादा डिप्रेस्ड और जो है वो एक्सप्लॉयटेड फील कराता है। रूबेन सन इमैनुअल बिकेम नक्सलाइट। अब ये रूबेन का जो बेटा होता है इमैनुअल, ये शादी कर लेता है, उसके बाद में वो नक्सलाइट बन जाता है, नक्सलवादी बन जाता है। एंड वो स्किल्ड आफ्टर सम टाइम, और उसकी मौत हो जाती है कुछ समय बाद। इमैनुअल हैड अ सन नेम्ड जेसी। इस इमैनुअल और मेरी सुवार्ता का एक बेटा होता है जेसी। ही वॉज मैरिड टू रूबी, उसकी शादी होती है रूबी से। जेसी टू लेफ्ट, जेसी भी जो है वो अपने पिता दादाजी की तरह जो है वो घर छोड़ के चला जाता है। नेवर केम बैक होम, और कभी वापस नहीं आता है। द नॉवल एंड्स विथ रुथ राइटिंग ए लेटर टू हर ग्रैंडसन जेसी। और नॉवल जो है वो ख़त्म होता है जहाँ हमें दिखता है कि रुथ जो है वो अपने ग्रैंडसन जेसी के लिए एक लेटर लिख रही है जो कि घर छोड़ के जा चुका है। द नॉवल इज़ फिल्ड विथ मेनी इंसिडेंट्स दैट express the agony and plight of the untouchables. They were deprived of their basic right to live a life with respect. The novel shows the endless struggle of these people. It also depicts that how these people try to preserve their art and literature. Though the Dalit people's art and work haven't caught the respectable place, but the world will realize its richness and value with the works like the present novel Untouchable Spring. अब इस नावल में हमें देखने को मिलता है कि कैसे अनटचेबल्स लोगों पर अत्याचार होते हैं, उनका दुख, उनका दर्द हमें देखने को मिलता है। उन्हें बेसिक जो राइट होते हैं जीने के वो तक नहीं मिलते, वो सम्मान के साथ में अपना जीवन जो जी नहीं सकते। ये नावल बताते हैं कि कैसे इन लोगों का संघर्ष जो है वो कभी ना ख़त्म होने वाला है, जनरेशन टू जनरेशन वो चलता जाता है। और हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे ये लोग जो है वो अनटचेबल्स लोग जो है वो अपनी जो कला है, अपना जो साहित्य है, उसे बचा के रखने की कोशिश करते हैं, उसे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करने की कोशिश करते हैं। भले ही दुनिया उनके वर्क को रिस्पेक्ट नहीं देती है, बट स्टिल जैसे ये वर्क है अनटचेबल स्प्रिंग, जिसने अनटचेबल्स लोगों का स्ट्रगल हमारे सामने प्रेजेंट किया है, तो ऐसे ही वर्क जो है वही जो है वो हमें बताएगा कि अनटचेबल्स लोगों का जो आर्ट है, लिटरेचर जो है वो कितना रिच है और कितना कीमती है। और ऐसे ही वर्क जो है वो इस वर्ल्ड को रियलाइज़ कराएंगे द इम्पॉर्टेंस ऑफ द आर्ट एंड द लिटरेचर रिटन बाय द अनटचेबल्स था। तो ये थे इस नॉवल की रिटन समरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।